चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज बाजार ने तेजी का गुरुवार देखा। निफ्टी एक्सपायरी का भी दिन था और बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 1440 और निफ्टी 470 पॉइंट चढ़कर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स। देखिए, आज एक बढ़िया तेजी बाजार में बनते हुए दिखाई पड़ी और नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और लास्ट आवर में तेजी थी। 8 सेशन के अंदर ही निफ्टी ने अपना नया ऐतिहासिक स्तर आज फिर से हासिल होता हुआ दिखाई पड़ा और एक्सपायरी का दिन था। सो सेकंड हाफ में बाजार में एक बढ़िया तेजी आई। कई सारे ट्रिगर्स हैं। पहले तो एक्सपायरी की एक वोलेटिलिटी तो है ही, साथ ही साथ कुछ ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें भी थी कि चाइना की तरफ से कुछ घोषणाएं होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। तो ऐसी खबरों के बीच में बाजार में एक अच्छा उछाल भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी थी और तमाम एग्रेसिव सेक्टर जैसे कि ऑटो हुआ, रियल्टी हुआ, बैंक्स हुआ, यहाँ या मेटल हुआ, यहाँ पर एक जोरदार तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। जोरदार उछाल था। इनफैक्ट बीएससी के सारे सेक्टर में खरीदारी थी, लेकिन आईटी, बैंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली कामकाज कर रहे थे और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस के फेवर में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स में एक्शन और कहां सुस्ती दिखाई दी। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर अगर नजर डालें तो आज मेटल लीड कर रहा था। इसमें हिंडाल्को सबसे ऊपर नाम शुमार था। फिर भारतीय एयरटेल 4.5% का उछाल यहाँ, एनटीपीसी 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस करीब 4% की तेजी यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में सीजी पावर 6% का उछाल यहाँ रहा। कल्याण ज्वेलर्स 5% की तेजी में कामकाज कर रहा था। एलएनटी फाइनेंस 5% का उछाल और एनएमडीसी करीब 4% की तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बायोकॉन 2.5% नीचे, नायका 2% नीचे, यस बैंक 2% नीचे और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहाँ रही। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था कैनफिन होम, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, एनएमडीसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यानी कि एनबीएफसी स्पेस जहाँ पे अच्छी खरीदारी थी। और साथ साथ एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में ग्रेन्यूल्स 16.5% की एक जबरदस्त बिकवाली यहाँ रही। बायोकॉन 2.5% नीचे, अपोलो टायर 1% नीचे और गुजरात गैस करीब 1% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की है। इस दौरान मिहिर ने कहा कि उन्हें घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स पसंद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निवेशकों को एफएमसीजी, टू व्हीलर सेक्टर में निवेश करना चाहिए। स्ट्रैटेजी आई थिंक मोर और लेस सेम ही है। और जैसे आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की, एसेंशियली ये हो रहा है कि जो इंडिया की जो ट्रैक है वो ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ी अलग चल रही है और बेटर चल रही है। डोमेस्टिक जैसे थीम कहा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 मैं कहूंगा, अगर पिछले कुछ महीनों की चेंजेस देखें, फॉर एग्जांपल क्या प्रेफरेंस चेंज हुई है, तो ब्रॉड थीम तो वही है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पॉजिटिव है। तो उसमें ऑल द फिजिकल एसेट क्रिएशन वाली जो थीम्स है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो पॉजिटिव है ही। फाइनेंशियल्स में बैंक्स अभी रिलेटिवली चीप लग रहे हैं, लेकिन उसमें हम ट्रिगर की वेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंटरेस्ट रेट्स का जो एक्शन है वो देख के फिर हम बैंकिंग, जो खास करके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम थोड़े अंडरवेट हैं उसमें। हम विद इन द लेंडिंग कम्युनिटी हम एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट्स लिंक जो प्ले है उसमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे रेट कट आएगी तो ये सब सेगमेंट्स में पहले बेनिफिट होगा। चलिए अब रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने इस पर एतराज जताया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सेपरेशन ऑफ पावर की याद दिलाते हुए इसे शॉकिंग घटना बताया है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इसे सीजेआई की स्वतंत्रता को झटका बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा ने इन बातों को खारिज किया है। मनन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री का सीजेआई के घर जाना बेहतर तालमेल को दिखाता है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र केस में उनके खिलाफ पीएम मोदी एक पार्टी है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश को खुद को इस केस से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी से उनके रिश्ते दिख रहे हैं। हमारी शंका इतनी है क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है,
और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है। तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि जो लोग प्रधानमंत्रियों के इफ्तार में शामिल होने पर वाहवाही करते हैं, सीजेआई के घर पर गणपति पूजन में पीएम मोदी के जाने पर उन्हीं लोगों के पेट में मरोड़ क्यों उठने लगता है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के सीजेआई से मिलने पर लोगों को आपत्ति है, लेकिन राहुल गांधी के इल्हान उमर से मिलने पर या मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर एतराज नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी के यहाँ एक ही टेबल पर बैठ के सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ्तार पार्टी करते थे, उस समय इनके मन में संदेह क्यों नहीं उत्पन्न होता था? गणपति जी की आरती कर ली तो संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया भैया? नो, डू यू थिंक द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ इंडिया आर सो इमैच्योर? हम सब के लिए प्रश्न है कि हमारे देश के जजेस, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब देश के संविधान को समझते नहीं है? हम इतने ही मैच्योर हैं कि एक आरती करने से सारा समीकरण बदल जाएगा? तो कल देर रात कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बूस्ट देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी और आज सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने इस पूरी योजना की हाइलाइट्स जानने के लिए भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। Sir, congratulations first of all for this milestone policy. Certain changes have been made from the previous one, especially regarding to the loopholes of the previous policies. Which steps have you taken to ensure that this will not be repeated in PM E-Drive, what happened in FAME 1 and FAME 2? Our ministry last time when FAME 2 program scheme is introduced, that FAME 2 scheme, several lapses were there. Yes. What are all the issues we have to separate it? After looking about all those things, that experience, now they have taken several steps not to again repeatedly occur all those faults. For that they have taken very much care. Sir, a lot of focus is on ambulances, on e-trucks. This is a new category, sir. How you think this is going to help the industry and how is it going to transform the electric vehicle segment? In the environment, carbon emission is contributed mostly. Major thing is in the transport department. Yes, sir. Trucks are the main emission, carbon emission thing is there. For that reason only, to control the carbon emission by the truck transportation, we have decided to encourage them to convert it into electric vehicles. For that reason only, this time we have taken very much interest to encourage e-truck transporters to go for electric vehicles. One last question, sir. Going forward, sir, like some people are asking why electric cars are not included in this policy. Electric cars, why we have not introduced it? Because in electric vehicles, four-wheelers, we have already given sufficient incentives to them. Particularly, GST reduced to 5%. That is more benefit to them. In ICE vehicles, the GST is 28% plus cess also is there. On that basis only, now actually the persons who are using ICE vehicle and the person who are using e-vehicle, in this issue, the rate is almost all coming closer. Purchase the vehicle rate. For that reason only we decided we are encouraging electric four-wheelers by giving incentives in tax reduction. Thank you so much, sir.
तो कल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया है। अब गरीब हो या अमीर, 70 साल के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट के फैसले से 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होने का अनुमान है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि इस फैसले से किन किन बुजुर्गों को फायदा मिलेगा और इसकी शर्तें क्या रहेंगी पूरी स्कीम की? दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक नियम ये था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। उस परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है तो भी उस परिवार के हिस्से माने जाएंगे और 5 लाख रुपए की सुविधा में वो भी शामिल होंगे। यानी परिवार और बुजुर्ग दोनों को 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी मुफ्त इलाज की हर साल। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक हर बुजुर्ग को जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है उनको हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुजुर्ग आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हों, वो मध्यम वर्ग के भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा हो गई है तो उनको हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए कोई परिवार है जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और पहले से ही आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल है और उस परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है तो उनका क्या होगा? तो उसके लिए नियम साफ कहता है कि ऐसे परिवार को, जो बुजुर्ग हैं, उनको अलग से 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी कुल मिला के ऐसे परिवार को 10 लाख रुपए की सुविधा मिलेगी। 10 लाख में 5 लाख सिर्फ उस बुजुर्ग के लिए होगा जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए कोई परिवार है जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न है, आयुष्मान भारत की शर्त को पूरा नहीं करता है, लेकिन उस परिवार में 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई बुजुर्ग है तो उनका क्या होगा? तो इस बुजुर्ग को भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी सालाना, पूरे परिवार को नहीं मिलेगी। अब तीसरा सवाल ये उठता है, किसी एक परिवार में 2 बुजुर्ग हैं, दोनों की उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा तो क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों बुजुर्गों को कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। अलग अलग 5-5 लाख रुपए नहीं, दोनों बुजुर्ग को मिला के 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। अब एक और सवाल उठता है कि कई लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर ESI हॉस्पिटल की पॉलिसी है, तो उनको क्या होगा? तो वो चाहें तो आयुष्मान भारत में शामिल हो सकते हैं, अपनी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ESI हॉस्पिटल वाली सुविधा को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सरकारी फंड से चलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मिसाल के तौर पर CGHS है, EGHS है, या फिर ऐसे कोई सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सरकारी फंड से चल रही होती है, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए एक ही विकल्प होगा, या तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं या फिर आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा उठाएं। दोनों स्कीम साथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो शर्तें मैंने बताएं उस शर्त के तहत, तो उनको सबसे पहले आयुष्मान भारत पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, फिर इस नए स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबईकरों के लिए खुशखबरी है, आज कोस्टल रोड फेज 2 का उद्घाटन हो गया है। इसके खुलने से साउथ मुंबई से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। कोस्टल रोड का जायजा लिया हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। अभी हम हैं बॉम्बे के नरीमन पॉइंट पे। अगर आप सोचिए आपको नरीमन पॉइंट से T2 जाना हो, बॉम्बे के सबर्ब्स जाना हो या फिर टाउन जाना हो, तो आपको जो ट्रैवल टाइम है वो कितना लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा। लेकिन अब ये टाइम रिड्यूस होने वाला है केवल 30 मिनट का, क्योंकि आज कोस्टल लिंक आज जो है वो लिंक होने वाली है बांद्रा वर्ली सी लिंक से, जहां पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सीधा कट होके हो जाएगा केवल 20 से 30 मिनट का। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से अगर अपनी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं और जब तक ये जो रोड है वो लिंक नहीं हुई थी, हमें कितना टाइम लगता था, ट्रैफिक से होके गुजरना पड़ता था, और लिंक होने के बाद हमारा टाइम किस तरीके से बचेगा। तो नरीमन पॉइंट से जो कोस्टल रोड को कंप्लीट करने में हमें टाइम लगा है वो लगा है अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का। अब जो यहाँ से अगर हमें एयरपोर्ट जाना है या फिर हमें सबअब जाना है बॉम्बे के या फिर टाउन जाना है, तो हमें एक राउंड बाउंड लेना पड़ता था जो हमारे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा के कर देता था करीबन 1.5 से 2 घंटे का। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि आज जो है कोस्टल रोड लिंक होने जा रही है बांद्रा वर्ली सी लिंक से। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा सी लिंक का, और आप अपने जो टाइम ड्यूरेशन है उसको सीधा घटा के कर देंगे 20 से 30 मिनट।
कोस्टल रोड को 800 मीटर और स्ट्रेच कर दिया गया है और उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है वर्ली बांद्रा सी लिंक से। अब इसकी जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो हुई थी दिसंबर 2018 में। उम्मीदें जताई जा रही है कि दिसंबर 2024 तक ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। अब आपको इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रिज है जो कि ओपन सी कंडीशन में बनाया गया था। 11 कंट्रीज के आर्किटेक्ट्स ने इसमें प्लानिंग की थी और उसका एग्जीक्यूशन किया था। साथ ही साथ अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ब्रिज है वो अप्रोक्सीमेटली 7 रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को झेल सकता है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचकर लौटे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 29 पदक अपने देश के नाम किए, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और मेडल टैली में भी भारत 18वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री की तरफ से कई गिफ्ट्स भी दिए गए। तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आ गए हैं इलेक्ट्रिक कारों पर बम्पर ऑफर। तो किस कार में कितना है डिस्काउंट और ईवी कार की बजट रेंज क्या है, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। इलेक्ट्रिक कार ऑफर्स जोरदार। सीपीएम के महासचिव और दिग्गज वामपंथी नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। येचुरी को रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें हाई फीवर की शिकायत पर 19 अगस्त को एम्स की इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। येचुरी 1992 से सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य थे। 2005 से 2017 तक वो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद भी रहे। येचुरी का जन्म 1952 में तत्कालीन मद्रास में हुआ था। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली और जेएनयू से पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी सीमा चिश्ती एक पत्रकार हैं। Co-powered by